साथियों नमस्कार। एलडीसी राजस्थान हाई कोर्ट वर्सेस रजत यादव का एलडीसी का जो मामला है वो आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में जगह जगह पर अखिलेश यादव जी के ट्विटर हैंडल पर उसका दिया गया डायरेक्शन बार बार पोर्ट्रेट किया जाता है और वो एक राजनीतिक विषय है। इस मुकदमे से आपके ऊपर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस चीज को मैंने लिख करके कई बार व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखा है। ये छोटा सा वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूं कि आप इस बात को क्लियरली समझ लें कि इस मामले में वास्तव में क्या है और क्या ये मामला आपको अफेक्ट करता भी है या नहीं। दरअसल इस पूरे मामले में जो राजस्थान हाईकोर्ट का मामला है एलडीसी परीक्षा का, इस पूरे मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दत्ता सर की बेंच ने केवल एक क्वेश्चन फ्रेम किया और वो क्वेश्चन पैरा नंबर 56 पर पेज नंबर 33 पर लिखा गया है। वो प्रश्न केवल इतना सा है कि अगर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का कोई बच्चा प्रारंभिक या स्क्रीनिंग परीक्षा में जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर पाता है तो उसे अनारक्षित श्रेणी में रखा जाना चाहिए, क्वालिफाई माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। तो हमारा मुकदमा ऐसा तो है नहीं और हम इसमें पहले से ही यस में है और वही दत्ता सर ने यस में कहा है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं भाई कि जो बच्चा अनारक्षित श्रेणी की कट ऑफ से ज्यादा नंबर पाके आ रहा है उसको अनारक्षित में रखा जाए, दिक्कत कहाँ है। देखिए मेरी बात को समझिएगा, आपके मामले में और इस मामले में भिन्नता इस प्रकार से है। इसी मामले के उत्तर में दत्ता सर ने जब आगे इसको डिस्कस किया है तो 10 जगह से ज्यादा बार इस बात का उल्लेख करते समय ब्रैकेट में लिख दिया है विदाउट अवेलिंग एनी स्पेशल कंसेशंस, किसी प्रकार का विशेष लाभ लिए हुए बिना अगर वो आता है तो ही इज मोस्ट वेलकम या शी इज मोस्ट वेलकम। तो हम लोग भी तो उसका वेलकम कर रहे हैं, हम लोग भी इसके लिए सहमत हैं। लेकिन आपका जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है वो इस वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट के मामले से किसी प्रकार से इत्तेफाक नहीं रखता है। ये मैंने पहले भी कहा है। आपके यहाँ मामला अगर आप कट ऑफ के लेवल से देखेंगे तो वहां कट ऑफ भिन्न है, क्वालिफाइंग कट ऑफ ही भिन्न है। और अगर कंसेशंस पे जाएंगे तो वहां डायरेक्ट कंसेशन लेकर के लोगों को यूआर में माइग्रेट किया गया है। मैं आप लोगों को कई बार इस बात से अवेयर कर चुका हूं और फिर आज कर रहा हूं कि आपके मामले में जो कट ऑफ का इशू है, जहां से डिस्कशन आप दूसरे दिशा में सारे लोग ले जा रहे हो, वो डिस्कशन नहीं बनता। वो इसलिए नहीं बनता है कि जो ओरिजिनल लिस्ट जो 1/6/2020 को प्रिपेयर हुई है, तैयार हुई है, उसमें सरकार ने माइग्रेशन करा दिया है। अगर आप इसके अगेंस्ट में कोई आर्गुमेंट कराते हो तो यू आर गोइंग टू अल्टर योर ओन ब्रांच। आप अपनी ही डाल पर बैठकर उसको काट रहे हैं, समझ रहे हैं। आप खुद ही सूची को बदलवाने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम उसको नोशनली कराएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम उसको काल्पनिक रूप में करा देंगे। जब एक डाल पर बैठ के उसको आगे काट रहे हो तो आप यह अपेक्षा मत करो कि वो नीचे तक जाके जब थोड़ी सी बचेगी तो आप कहोगे अच्छा रुक जाओ, नहीं पूरी गिर जाएगी। ऐसा नहीं होता है। और वो कोर्ट है, आप देख रहे हो, ये भी सिलेक्शन प्रोसीजर का ही मामला राजस्थान का था। इसमें भी कोर्ट ने ये सब नहीं डिस्कस किया कि बाहर अंदर कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। लास्ट में एक लाइन लिख दिया केवल कि हो सके तो बाहर ना करो। और वो इसलिए लिखा क्योंकि उनको मालूम था कि पद अभी है, इनको अंदर अकोमोडेट किया जा सकता है। आपके मामले में पद इतने ज्यादा है कि वहां से आप ब्रीच कर नहीं सकते। 6800 की जो संख्या है वो बहुत बड़ी संख्या है और वो लोग निश्चित रूप से यूआर कैटेगरी में जो ऑलरेडी इस सेलेक्ट लिस्ट में है उसमें से 6800 लोग जो अभी रिजर्व कैटेगरी में नौकरी कर रहे हैं वो सारे लोग आकर के अनारक्षित श्रेणी में जगह लेंगे, जो आपको रिप्लेस करेंगे और उस पूरी लिस्ट को भी डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि पहली मतलब जैसे ही वो 6800 लोग यूआर में आएंगे तो वो सारे लोग सबके जिले भी रिप्लेस करवाएंगे। अभी आप ये मत सोचिए कि जिला भी सेम रह जाएगा, जिला भी बदलना है, निश्चित रूप से बदलना है। और इसका इंपैक्ट रिजर्व कैटेगरी पर भी जाएगा और अनरिजर्व पर भी जाएगा, जिले के आधार पर अगर देखेंगे। लेकिन नौकरी पर संकट केवल अनारक्षित श्रेणी के है, यानी कि हमारे लोगों के, जिनका कट ऑफ 69 पॉइंट समथिंग के अंदर है या 70 के अंदर है। 69.707 के आसपास वाले ज्यादा इसमें फियर में है। तो मेरा कहने का भाव है, मैं फिर यहां पर कहना चाहूंगा, राजस्थान हाईकोर्ट के मामले को तमाम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीडियोस बना करके, जो आदेश को बहुत भली प्रकार से पढ़ना या पोर्ट्रेट या इंटरप्रेट करना नहीं जानते हैं। वो राजनीतिक लोग उसको जब दिखाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि हमने, देखिए बहुत गलत हो रहा था ओबीसी एससी के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया ताकि वो ओबीसी एससी के करीब जा सके। उनको दिखाना है कि हम जनरल के अगेंस्ट हैं लेकिन ओबीसी एससी के करीब है, ठीक है, वोट बैंक के लिए, जबकि जानते हैं वो सब है। इसीलिए वो नवभारत टाइम्स का वो कट अखिलेश यादव जी को अपने पोस्ट कर रहे हैं कि देखिए मैं इस तरह से डाल रहा हूं। और जो YouTube चैनल वाले हैं वो इसको हाइप बना करके दिखाएंगे ताकि उनकी वीडियोस को लोग देखें। लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर बोल रहा हूं कि आप इस रजत यादव यानी राजस्थान बनाम रजत यादव का जो मुकदमा है इसका आप पैरा 56 केवल पढ़ लीजिए। उन्होंने सब चीज को, सारे डिस्कशन को दरकिनार करते हुए केवल एक क्वेश्चन फ्रेम किया और उसका उत्तर दे दिया।
और वो उत्तर बेहद आसान था, लेकिन उस उत्तर को देते समय उन्होंने दसियों बार इस बात को लिखा कि जिन्होंने कंसेशन अवेल किया है उनको नहीं। समझ रहे? तो हमारी भर्ती में तो इसका एकदम अपोजिट हो रखा है। हमारे सामने तो बहुत बड़ी समस्या है। कुछ और इसके बियॉन्ड भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम लोग गोपाल शंकर नारायण सर को अपीयर करा रहे हैं। पिछली डेट पर हमने कराया है अपीयर, हम आगे भी उनको अपीयर कराएंगे। पिछली डेट पर हम लोगों ने करीब 3-3.5 लाख रुपए खर्च किया उनको अपीयर कराने में, और हमारे पास इतना ही बजट था। इसके पहले वाली डेट पर हम लोग देसाई दीपक सर के साथ भी गए थे और हम लोगों ने उनको भी 2-2.5 लाख रुपए पे किया था टोटल। अभी ये स्थिति क्या है कि हम लोगों के पास जो भी छोटा मोटा सहयोग आया हम लोगों ने उसको खर्च कर दिया है। 6800 की सूची को खत्म करने का और इस सूची को यथावत बनाने का किसी भी टीम के पास कोई और प्लान नहीं है। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, इस सूची में समस्या 4/5/2022 और 24/5/2022 के एफिडेविट में सरकार ने पैरा नंबर 5 पर डिस्कस किया है और उस समस्या को बड़ी आसानी से कोर्ट के सामने रखा जा सकता है और उससे निपटा जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह क्वेश्चन जो एसएलपीज में फ्रेम होना चाहिए था वो किसी अन्य की एसएलपी में फ्रेम नहीं है। हम लोगों ने उसको अपने एसएलपी में फ्रेम किया है और फ्रेम करने के बाद हम उसको डिलीवर करने के लिए भी तैयार हैं। उसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न भी इस केस के अंदर है। ये तो सारे जो ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चन है वो तो है ही है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन और भी हमारे आपके मैटर में अराइज होगा, और वो मैटर ये है कि मान लीजिए कि एक आदेश है ए और वो 2018-19 से लेकर 2020 तक इफेक्टिव है और उसका एडवर्स ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट 2021 में दे रहा है। तो क्या 2021 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो पीछे वाली भर्तियों पर भी लागू होगा जिनका उल्लेख उस आदेश में नहीं है, जिनका उस आदेश से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उस आदेश में यह भी लिखा हुआ है कि उससे संबंधित विषयों के अलावा सभी विषय इससे कवर नहीं होंगे। तो जब और सरकार उसी आदेश के आधार पर यह लिस्ट निकाल कर ला रही है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस इशू को समझिए। कोर इशू यही है, जहां मैं बैठता हूं लोगों ने डबल आरक्षण, ओवरलैपिंग, माइग्रेशन इसका इतना प्रचार कर दिया है कि जो वास्तविक विषय था वो धूमिल हो गया, और जितने लोगों ने दूसरों का कॉपी पेस्ट किया वो लोग भी वही सब्जेक्ट लेकर के चले गए। सब्जेक्ट पूरी तरह से दूसरा है, वहाँ दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं जिनको डिस्कस करना पड़ेगा। कल हमारे एक बड़े प्रिय साथी हैं रॉबिन जी, मैं समझता हूँ कि जितने लोग मुकदमा देख रहे हैं वो ठीक ठाक जान लेते हैं, लेकिन उनकी भी बड़ी मैं सोचूंगा कि क्या उनके दिमाग में अब कैसा चलने लगा है। कल वो लिख रहे हैं कि तेज प्रकाश पाठक के आधार पर बनाम राजस्थान हाईकोर्ट के आधार पर हम डिस्ट्रिक्ट कार्डर को डिफाइन कर लेंगे। मतलब सोचने वाली बात है, जबकि तेज प्रकाश पाठक में केवल 2 थ्योरी पर उन्होंने अपना डिस्कशन और अपना इलेबोरेशन किया है। पहली थ्योरी ये है कि नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन बी ऑल्टर्ड इन मिड वे। कोई भी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का हो, प्रोसेस हो, उसको आप सिलेक्शन प्रोसीजर के बीच में ऑल्टर नहीं कर सकते। एक तो ये कहा उन्होंने, और दूसरा उन्होंने कहा कि सिलेक्शन प्रोसीजर जहां से शुरू होगा और जहां तक एंड पे जाएगा, ये दोनों चीजें एक लॉजिकल एंड पर खत्म होनी चाहिए। समझ गए? तो इन दोनों का डिस्ट्रिक्ट कार्डर, वो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कार्डर लास्ट में अप्लाई करवाएंगे 2020 में, अगर वो अप्लाई करवाते हैं तो। देखिए, शिखा सिंह का आदेश उस समय सरकार के ऊपर बाइंडिंग था, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट अगर आज की डेट में कोई आदेश कर भी दे तो वो उस सूची को बदलने वाला आदेश नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो सूची बनते समय आपने उसको शिखा सिंह को चैलेंज किया है और ना तो आप उसको अब जाकर के पुराने एक प्रोसेस पर अप्लाई करवा सकते हो। अगर ऐसा सरकारें करने लगे तो सारी भर्तियां उनको फिर से रिफ्रेश करके देखनी पड़ेंगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट समय समय पर व्यवस्थाओं को डिफाइन करता है, ये बात ठीक है, लेकिन वो इन चीजों को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करता है, ये नहीं कि वो पीछे से लागू करने लगे। अगर वो पीछे से लागू करने पर जाएगा तो हमारे उत्तर प्रदेश की 2014 से लेकर के और जितनी भी भर्तियां हैं, इन सारी भर्तियों में उस प्रोसीजर को उनको चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने अपने कंपाइलेशन में सारी भर्तियों का जिक्र भी किया है कि द सेम प्रोसीजर which has been adopted in our selection process was getting adopted in previous selection procedures which were under the same provisions and the same act। अब जैसे आपके यहां भी इन्होंने 2 चीजों का उल्लेख किया, 2 चीजों का उल्लेख किया। उल्लेख क्या किया? उल्लेख ये किया कि अब ये वाला सब्जेक्ट अगर मैं ओपन करता हूं तो विपक्ष को फायदा होगा, इसलिए मैं यहां रोक दे रहा हूं इस चीज को। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको, हम लोगों को एक लड़ने का मौका और हम लोगों को वहां पर अपनी बात को पहुंचाने का अवसर देना चाहिए।
मैं बहुत बार पैसा मांगने में समर्थ नहीं हूं, मैंने पहले सहयोग लिया है और हम लोगों ने उसको यूटिलाइज करके दिखाया है। अब आप लोग अगर चाहेंगे तो हम फिर से वहां तक पहुंच जाएंगे। बहुत थोड़े लोग मुझे सहयोग करते हैं, मुझे अगर ज्यादा लोग सहयोग करेंगे तो मैं अच्छा कर पाऊंगा, और मैं करने के लिए एकदम तत्परता से लगा हुआ हूं। बाकी आप सबकी इच्छा है, आप लोग समझिए। लेकिन जो और कंट्रोवर्सीज चलती हैं, जो आप फॉरवर्डेड मैसेजेस पढ़ते हो राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को लेकर के बड़ा पैनिक हो, उसमें ऐसा पैनिक होने जैसा कुछ भी नहीं है। उस आदेश में उन्होंने एक अलग व्यवस्था को इलेबोरेट किया है जो पहले से ही प्रभावी है। देयर इज नथिंग न्यू इन दैट, कुछ भी नया नहीं है उसमें। अखिलेश यादव जी पोस्ट करें या कोई पोस्ट करे, संविधान की व्याख्या को स्थापित करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय का काम है। उन्होंने उसी व्याख्या को पुनः लिख दिया है। वही बात रितेश आर शाह में लिखी हुई है, वही बात रमेश राम में लिखी हुई है, वही बात आर भानुमति में लिखी हुई है, वही बात प्रदीप कुमार में लिखी हुई है, वही बात रमेश राम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में लिखी हुई है, वही बात आलोक पंडित में लिखी हुई है। जिन्होंने कंसेशन नहीं लिया उन्हें जाने दो ना यार, युवा में वो आ ही रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है। हमारे यहाँ तो कंसेशन लेकर के भी लोग आ गए, और इसमें तो यही व्याख्या है कि कंसेशन लिए हुए लोगों को नहीं करना है, जो आ रहा है कट ऑफ से आगे उसको लेना है। तो स्पेशल कंसेशन ना लिए हुए लोगों को प्रारंभिक और स्क्रीनिंग परीक्षा के अवसर पर अनारक्षित श्रेणी में लेने का मात्र आदेश है, जो कि आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया को कहीं से टच नहीं करता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं इस स्क्रीन पर नंबर डाल दूंगा, आप लोग पूछ सकते हैं, और बाकी प्रयास मेरे हाथ में है, इंटरप्रेट करना आप लोगों के हाथ में है। नकारात्मक करें या सकारात्मक करें। धन्यवाद।